नमस्कार साथियों, मैजिक लाइब्रेरी साइंस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। चलिए, हम हमारी एमसीक्यू सीरीज जो क्लासिफिकेशन की जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है, उसको आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन देखिए। उस वर्गीकरण विद का नाम बताइए जिसने सामान्य भारतीय अरेबिक संख्याओं 0 से 9 का अपनी वर्गीकरण प्रणाली में क्रामक संख्या के रूप में प्रयोग किया है। क्रामक संख्या के रूप में प्रयोग किया है। उस वर्गीकरण विद का नाम बताइए जिसने क्या किया है, इंडो अरेबिक नंबर। इंडो अरेबिक नंबर मतलब गिनती, जिसको अपन बोलते हैं गिनती का प्रयोग अपनी मेन क्लास में किया है या क्लासिफिकेशन स्कीम के अंतर्गत किया है। पहली चीज तो केवल अगर 0 से 9 संख्याओं का प्रयोग हो रहा है तो प्योर नोटेशन होगा। क्या होगा? प्योर नोटेशन होगा। प्योर नोटेशन जब हम कर रहे हैं तो ऐसी क्लासिफिकेशन स्कीम में सबसे पहले डीडीसी का नाम सामने आता है। तो आपको पता है कि 0 से 9 भारतीय अरेबिक संख्याओं वर्गीकरण प्रणाली में क्रामक संख्याओं के रूप में प्रयोग करने वाले व्यक्ति का नाम क्या हो जाएगा? मेलविल डीवी हो जाएगा। अरे रंगनाथन ने भी प्रयोग किया है। रंगनाथन ने भी इंडो अरेबिक नंबर्स का प्रयोग किया है, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं? क्रामक संख्याओं के रूप में या मेन क्लास के रूप में प्रयोग किसने किया है? मेलविल डीवी ने किया है। किसने किया है? मेलविल डीवी ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोनिक शेड्यूल किस वर्गीकरण पद्धति के भाग है? फोनिक शेड्यूल किस वर्गीकरण पद्धति के भाग है? अच्छा, फोनिक शेड्यूल जो है वो किस में आया? डीडीसी में आया है। सबको पता है किस में आया है? डीडीसी में आया है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डीडीसी हो जाएगा। द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन डीडीसी, तीसरा यूडीसी, चौथा बीसी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डीडीसी। अच्छा, हमको ये पता होना चाहिए फोनिक शेड्यूल किस बला का नाम है। फोनिक शेड्यूल किस बला का नाम है? तो डीडीसी के अंतर्गत 16वें संस्करण में, डीडीसी के 16वें संस्करण में क्या आया है? फोनिक शेड्यूल आया है। कौन से संस्करण में है? पहली चीज तो एक क्वेश्चन ये बनता है, फोनिक शेड्यूल डीडीसी के कौन से क्वेश्चन में आया है? तो फोनिक शेड्यूल डीडीसी के 16वें संस्करण में आया है भैया। कौन से संस्करण में आया है? 16वें संस्करण में आया है। अच्छा, पहली चीज ही होगी। चलिए दूसरी चीज हम देखते हैं कि फोनिक शेड्यूल है क्या। फोनिक शेड्यूल है क्या? फोनिक शेड्यूल एक ऐसा शेड्यूल या ऐसी अनुसूची है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? फोनिक शेड्यूल के अंतर्गत हम क्या करेंगे? फोनिक शेड्यूल से हम क्या करेंगे कि जो पुरानी अनुसूचियां हैं उनको परिवर्तन करके नई अनुसूचियों की स्थापना करने के लिए फोनिक शेड्यूल की मदद ली जाती है। या हम कह सकते हैं पुराने संस्करणों से जो स्थान, पुराने संस्करणों की अनुसूचियों का स्थान परिवर्तन करके नई अनुसूचियों को यथास्थान और सुव्यवस्थित रूप से व्यवस्थित करने के लिए फोनिक शेड्यूल का प्रयोग किया जाता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि फोनिक शेड्यूल डीडीसी के 16वें संस्करण में आया। और फोनिक शेड्यूल करता क्या है? पुरानी अनुसूचियों और को नई अनुसूचियों के स्थान में परिवर्तन करके उनको सुव्यवस्थित करने का मतलब ही क्या है वास्तव में? फोनिक शेड्यूल मतलब कुल मिला के जगह चेंज कर रहे हैं, तो ये फोनिक शेड्यूल है। चलिए, किस वर्गीकरण पद्धति में सापेक्षिक अनुक्रमणिका का प्रयोग किया गया? कौन सी अनुक्रमणिका का? सापेक्षिक अनुक्रमणिका का, रिलेटिव इंडेक्स का प्रयोग किया गया। कौन सी वर्गीकरण पद्धति है जिसमें रिलेटिव इंडेक्स का प्रयोग किया गया? तो देखिए, हम देखते हैं, हम डीडीसी के 23वें संस्करण की बात करता हूँ। डीडीसी के 23वें संस्करण को कितने खंडों में बांटा गया है? 4 खंडों में बांटा गया है। पहले खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड, चौथा खंड। समझ गए? इसमें है एच से लेकर जी तक। यहाँ पे हो जाएगा H2G। ठीक है, बीच के सारे आ जाएंगे इसमें H2G। दूसरे खंड में क्या होगा? H और I, HI। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? J, यहाँ पे हो जाएगा K। इस तरीके से डीडीसी के 23वें संस्करण को 4 खंडों में परिवर्तित करके AG, HI, J और K के हिसाब से बांटा गया है। अब जो ये K दिख रहा है आपको, ये K दिख रहा है, यही क्या है? रिलेटिव इंडेक्स है। यही क्या है? रिलेटिव इंडेक्स है। रिलेटिव इंडेक्स। अब अच्छा, ये किसकी बात हो रही है? डीडीसी की बात हो रही है, तो सापेक्षिक अनुक्रमणिका किस में हो जाएगी भैया? डीडीसी में हो जाएगी। किस में हो जाएगी? डीडीसी में हो जाएगी।
ठीक है, डीडीसी में हो जाएगी। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डीडीसी हो जाएगा। तो सापेक्षिक अनुक्रमणिका किस में है, डीडीसी में है। अरे इतना समझ में आ रहा है क्या, इतना समझ में आ रहा है कि सापेक्षिक अनुक्रमणिका किस में आ जाएगी, डीडीसी में आ जाएगी। और डीडीसी में ये है कहाँ पे, चौथे संस्करण में। कहाँ पे है, सॉरी चौथे खंड में है। किसमें, चौथे खंड में। देखो जहां पे डीडीसी, डीडीसी जहां पे, अगर मैं मान लो 19वें या 18वें संस्करण की बात कर लूं, इसके 18वें संस्करण की बात कर लूं, 18वें और 19वें संस्करण की, तो इसमें क्या है, ये कितने खंडों में होगी, यहाँ पे डीडीसी 3 खंडों में है, 3 खंडों में। और जहाँ पे 3 खंडों में, वहां पे रिलेटिव इंडेक्स कौन से खंड में चली जाएगी, तीसरे खंड में चली जाएगी। मतलब किसी भी वर्गीकरण पद्धति में जो इंडेक्स होती है, रिलेटिव इंडेक्स है डीडीसी में, वो अंतिम खंड में मिलेगी आपको। कहाँ पे मिलेगी, अंतिम खंड में मिलेगी विद्यार्थियों। और जो अंतिम खंड में जो इंडेक्स मिलती है, उसका काम क्या हो रहा है वास्तव में, रिलेटिव इंडेक्स काम क्या कर रही है, ये तीसरे, दूसरे और पहले संस्करण तक पहुंचने की कुंजी है। या ये मैं ये कह दूं कि दूसरे और तीसरे संस्करण, दूसरे और तीसरे खंड, दूसरे और तीसरे खंड तक पहुंचने की कुंजी के रूप में, मतलब चाबी है ये एक तरीके से, जो क्या कर रही है, दूसरे और तीसरे खंड तक पहुंच रही है। और इस दूसरे और तीसरे खंड तक पहुंचकर ये क्या कर रही है, हमको सुलभ पहुंच उपलब्ध करवा रही है विषयों तक। समझ में आ गया होगा। इसके लिए 1217 प्रकार के, कितने, 1217, 1217 प्रकार के पैटर्न तैयार किए गए हैं। किसके लिए, रिलेटिव इंडेक्स के लिए 1217 प्रकार के पैटर्न तैयार किए गए। इन पैटर्नों की सहायता से हम क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, विषयों और उससे संबंधित विषयों के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। और संबंध स्थापित करके जो सामग्री हमको प्राप्त करनी है, वो सामग्री हम प्राप्त कर लेते हैं। ये रही बात किसकी, सापेक्षिक अनुक्रमणिका या रिलेटिव इंडेक्स की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्गीकरण पद्धति में विषय के पक्ष एवं संबंधों को दर्शाने वाली अनुक्रमणिका को क्या कहते हैं, विषय के पक्ष और संबंधों को दर्शाने वाली अनुक्रमणिका। अभी मैंने आपको बताया कि जो रिलेटिव इंडेक्स है वो कर क्या रही है, उसके विषय के संबंधित अन्य विषय या उसके पक्ष एवं उन पक्षों के संबंध, विषय के पक्ष एवं उनके संबंध को दर्शा रही है। ये जो 1217 प्रकार के अपन ने पैटर्न अभी देखे, 1217 प्रकार के अपने जो पैटर्न देखे, इनका ये काम क्या कर रही है, ये संबंध स्थापित करने का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, संबंध स्थापित करने का काम कर रहे हैं। ये ऐसे पैटर्न है जो रिलेटिव इंडेक्स के लिए बनाए गए हैं। और रिलेटिव इंडेक्स इन पैटर्नों की सहायता से क्या करती है, विषयों के पक्ष में संबंध स्थापित, विषयों और उनके पक्षों में क्या करेगी, संबंध स्थापित करेगी। जब संबंध स्थापित हो जाएंगे तो उन संबंधों की सहायता से हम अनुसूचियों में उन इच्छित विषयों, इच्छित पक्षों, इच्छित एकलों तक हम पहुंच स्थापित कर पाएंगे, जिससे हमें हमारी पाठ्य सामग्री जल्दी और सुलभता के रूप से प्राप्त हो जाएगी। समझ में आया होगा आपको। अरे समझ, हमको सिर्फ ये क्वेश्चन ही नहीं करना है, इस क्वेश्चन से संबंधित चीजों को भी समझना है कि ये चीजें वर्क कैसे करती है प्रैक्टिकल लाइफ में। प्रैक्टिकल लाइफ में इन चीजों का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस वर्गीकरण पद्धति का नाम बताइए, उस वर्गीकरण पद्धति का नाम बताइए जिसमें मात्र डॉट, क्या शब्द है, मात्र डॉट, मात्र बोल दिया इसने भी है, क्या बोल दिया है, मात्र बोल दिया है। मात्र डॉट का प्रयोग योजक चिन्ह के रूप में किया गया है। से बहुत से योजक चिन्हों का प्रयोग अनेक वर्गीकरण प्रणालियों में अनेक तरीकों से किया जाता है, लेकिन ये बोल रहा है कि मात्र डॉट का प्रयोग कौन सी वर्गीकरण प्रणाली में किया गया है, कौन किसका, मात्र डॉट का प्रयोग। तो डॉट का प्रयोग, जैसे बताओ कॉलन में डॉट का प्रयोग हुआ है क्या, बिल्कुल हुआ है। लेकिन केवल मात्र डॉट का प्रयोग हुआ है क्या, बिल्कुल नहीं हुआ है। मात्र डॉट का प्रयोग, इसमें 14 प्रकार के योजक चिन्हों का प्रयोग किया गया। कितने, 14 प्रकार के। तो ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा भैया, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना रे। चलिए मात्र इसका इसका आंसर ये नहीं होगा। चलो ये क्रॉस हो गया, ये ऑप्शन कट गया। दूसरा है विषय वर्गीकरण पद्धति, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन में क्या योजक चिन्हों का प्रयोग हुआ है, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन में क्या हुआ है, योजक चिन्हों का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल हुआ है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, लेकिन मात्र डॉट का नहीं हुआ है, ये हो गया। सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण में भी बहुत से योजक चिन्हों का प्रयोग हुआ है।
इसमें कोलन का भी प्रयोग हुआ है, बराबर का भी प्रयोग, इक्वल टू का भी प्रयोग हुआ है और अन्य बहुत से योजक चिन्ह इसमें पढ़ाए जाएंगे। आपको जब यूडीसी पढ़ाई जाएगी तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत से योजक चिन्हों का इसमें प्रयोग हुआ है। द्विदशमलव वर्गीकरण, ये भी नहीं होगा, द्विदशमलव वर्गीकरण पद्धति देखिए, डीडीसी, बिल्कुल डीडीसी में किस योजक चिन्ह के रूप में किसका प्रयोग हुआ है, डॉट का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है, डॉट का प्रयोग हुआ है। अच्छा, ये जो डॉट है इसका वास्तव में कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। डॉट का प्रयोग डीडीसी के प्रथम संस्करण से ही किया गया है और डॉट के प्रयोग केवल और केवल मात्र और मात्र आंखों को आराम और वाणी को विराम देने के लिए किया जाता है। आंखों को आराम और वाणी को विराम देने के लिए किया जाता है। इतनी चीज आपको समझनी पड़ेगी। आंखों को आराम, वाणी को विराम कैसे देंगे? जैसे मैं एक संख्या लिखता हूं 215, 120, 125, अगर इनको मैं सीधा पढ़ूं तो ये टिपिकल है, लेकिन मैं इनके बीच में हर 3 अक्षर के आगे डॉट लगा दूं तो ये वास्तव में क्या हो जाएगा? तो वास्तव में क्या हो जाएगा भैया? हर 3 अक्षर के आगे डॉट लगाने से होगा क्या कि इनको पढ़ना, जैसे आंखों को आराम मिल जाएगा, 215 देखते ही फिर डॉट आ गया, आंखों को आराम मिल गया और वाणी को भी विराम मिल जाएगा। ऐसे में डायरेक्ट मुझे पढ़ने पड़ेंगे सारी चीजें। चलिए, इतना समझ में आया होगा आपको? इतना समझ में आया होगा? चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डीडीसी 19 का संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? डीडीसी का 19वां संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो आपसे केवल यही क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा परीक्षा में कि 19वां संस्करण किस वर्ष हुआ। आपसे क्या करा जाएगा कि 19वें संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ। ये तो अपने बोर्ड पे आ गया, लेकिन आपसे कोई सा भी संस्करण पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि डीडीसी के अभी तक कितने संस्करण आ चुके हैं। डीडीसी के अभी तक 23 संस्करण आ चुके हैं। कितने संस्करण आ चुके हैं? 23 संस्करण आ चुके हैं। तो 23 के 23 आपको याद होने चाहिए भैया। 23 के 23 संस्करण, कौन सा संस्करण किस वर्ष आया तो देखते हैं। ये लो, ये 23 संस्करण मैंने लिख दिए। अब कौन सा संस्करण किस वर्ष आया है, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। कौन सा संस्करण किस वर्ष आया है, ये चीज अपने को देखनी है। तो देखो, पहला संस्करण आया 1876 में। ये आप नोट कर सकते हो। जो 19वीं सदी की बात कर रहे हैं, 19वीं सदी में कौन कौन से संस्करण आए हैं? 76, 85, 88, 91, 94, 99। 19वीं सदी में अगर आपसे पूछ ले 19वीं सदी में कितने संस्करण आए, तो कितने आए भैया? 19वीं सदी में 6 संस्करण आए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1911, 1913, 1915, 1919, ये 10 संस्करण हो गए भैया। ये 10 संस्करण हो गए। फिर देखिए 1922, 1927, 1932, 1942, 1951 और इसका रिप्रिंट आ गया 1952 में। 51 में तो क्या आया? 15वां संस्करण आया है और इस 15वें का रिप्रिंट कब आ गया, पुनर्मुद्रण कब आ गया? 1952 में। अच्छा, ये संस्करण पुनर्मुद्रण विशेष इसलिए हो जाता है कि इसके जो संपादक हैं वो मेलविल ड्यूई के पुत्र गॉडफ्रे ड्यूई है। मेलविल ड्यूई के पुत्र गॉडफ्रे ड्यूई है इसके 15वें रिप्रिंट के। ये आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। चलिए फिर देखिए 1958, 1958, 1958 के बाद में 1965, 1971, 1900, 1979, 1989, 1996, 2003, 2011। ये देखो मैंने 23 संस्करण लिख दिए। क्या हो गए ये? 76, 85, 88, 91, 94, 99। फिर देखिए, फिर क्या हो जाएगा?
11, 13, 15, 19, फिर क्या हो जाएगा 22, 27, 32, 42, 51, और रिप्रिंट कब हो गया 52 में। फिर देखिए 58, 65, 71, 58, 65, 71, 79, 89, 96, 2003, 2011। देखिए ये हो गए आपके 23 संस्करण। अब देखिए ये कौन सा संस्करण पूछ रहा है, 19वां संस्करण पूछ रहा है। तो भैया 19वां संस्करण कब आया है, 79 में आया है। तो आप बिल्कुल बता दोगे कि नहीं बता दोगे 79 में आया है? बिल्कुल बता सकते हो ना, आसानी से आप बता पाओगे। और अब आप सारे संस्करण बता दोगे 23 के 23 संस्करण की कौन सा संस्करण किस वर्ष से आया है। अच्छा, आपको मैं मोटी मोटी जानकारी और बता देता हूँ कि मेलविल डेवी द्वारा, ये तीनों मेलविल डेवी द्वारा और सर्वाधिक संस्करणों का संपादन करने वाले व्यक्ति का नाम है इमे सेम्योर। इमे सेम्योर, जो इमे सेम्योर है, ईएम सेम्योर है, ये व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सर्वाधिक संस्करणों का संपादन किया है। मतलब चौथे से लेकर 10वें संस्करण तक, मतलब कुल 7 संस्करणों का संपादन किया है। ये संपादन सर्वाधिक संपादन करने वाले, संस्करणों का संपादन करने वाले व्यक्ति कौन है, इमे सेम्योर है। ये इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, इतना समझ में आ गया होगा? अरे आ गया ना? इसका भी आप ध्यान रख सकते हो। इसके पहले के पेज कितने हो जाएंगे, 44 हो जाएंगे। दूसरे के पेज 314 हो जाएंगे। तीसरे के पेज 416 हो जाएंगे। शुरू शुरू के ध्यान रख लो आप, बाकी चल जाएगा। इतना तो कम से कम आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द्वि दशमलव वर्गीकरण डीडीसी 19वें संस्करण में 3 निम्नलिखित में से किस हेतु दी गई है? किस हेतु दी गई है? चलिए चलिए, द्वि दशमलव वर्गीकरण डीडी 19वें संस्करण में सारणी 3 है, किस हेतु दी गई? ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सारणी 3 किस हेतु दी गई? सारणी 3 जो है वो आपको पूछी गई है, लेकिन आपसे तो कोई भी सारणी पूछी जा सकती है कि पहली सारणी कितनी सारणियां, ये भी पूछा जा सकता है डीडीसी में। अरे पूछा जा सकता है ना। तो डीडीसी में 7 सारणी है। कितनी सारणी है? 7 सारणी है। ये सारणियां कैसी है, अभी वर्तमान में पूछ ले। अधिकतम कितनी, टोटल कितनी थी? 7 सारणियां। वर्तमान में पूछ ले, वर्तमान में, वर्तमान में कितनी सारणी है? तो 6 सारणी है। और इनका क्रम कैसे है वो बता देता हूँ। 14, 15, 16, 17, 14, 15, 16, 17, इनमें कितनी सारणियां थी? 4 सारणियां। ये संस्करण लिखे हैं मैंने। 14वें से 17वें संस्करण तक कितनी थी? 4 सारणी। ठीक है। 18, 19, 20, 21, इन 4 संस्करणों में कितनी थी? 18वें संस्करण से लेकर 21वें संस्करण तक 7 सारणियां थी। कितनी सारणियां थी? 7 सारणी थी। 21वें, सॉरी 22वें और 23वें संस्करण में, 22वें और 23वें संस्करण में सारणियों की संख्या कितनी होगी? 22वें और 23वें संस्करण में सारणियों की संख्या होगी भैया 6। क्यों हो गई? क्योंकि सातवीं सारणी को, सातवीं सारणी को क्या कर दिया गया? 5वीं सारणी में जोड़ दिया गया। इन सारणियों में है क्या? जैसे सीसी में मानक, सीसी में सामान्य एकल दिए गए हैं, वैसे ही डीडीसी में मानक उपविभाजन दिए गए हैं। और ये जो मानक उपविभाजन है, जो स्टैंडर्ड सब डिवीजन है, ये वास्तव में सीसी के सामान्य एकल की जैसे ही काम करते हैं। सीसी में सामान्य एकल जैसे काम करते हैं, वैसे ही डीडीसी में क्या काम करता है? स्टैंडर्ड सब डिवीजन। जो स्टैंडर्ड सब डिवीजन है वो वास्तव में आपको कहाँ मिलेंगे? सारणियों में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? सारणियों में। मुख्य रूप से पहली और दूसरी सारणी मानव विभाजन भौगोलिक, दूसरी हो जाएगी भौगोलिक क्षेत्र, ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक व्यक्ति। ऐसे ही कितनी 7 सारणियां हो गई। अब 7 सारणियों के मैं नाम बोल के बता देता हूँ आपको। पहली सारणी का नाम क्या है? मानक उपविभाजन। क्या हो जाएगा? मानक उपविभाजन। दूसरी सारणी का नाम क्या हो जाएगा? भौगोलिक क्षेत्र, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक व्यक्ति। तीसरी सारणी का नाम क्या हो जाएगा? साहित्य उपविभाजन। क्या हो जाएगा? साहित्य उपविभाजन। चौथी सारणी का नाम क्या हो जाएगा भैया? भाषा, भाषा विषय विभाजन या भाषा परिवार हो जाएगा। पांचवी सारणी का नाम क्या हो जाएगा? जातीय, उपजातीय और राष्ट्रीय समूह। जातीय, उपजातीय और राष्ट्रीय समूह। देखिए, और छठी सारणी का नाम क्या हो जाएगा? छठी सारणी का नाम भाषाएं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवल भाषाएं। कि आपसे पूछ ले भाषा परिवार या भाषा विभाजन, तो कौन सी सारणी है?
चौथी सारणी। कौन सी सारणी है? चौथी सारणी है। लेकिन केवल भाषा पूछ ले, भाषाएं, तो कौन सी हो जाएगी? छठी सारणी हो जाएगी। और सातवीं सारणी क्या है? व्यक्ति। क्या है? व्यक्ति। अब जो सातवीं सारणी व्यक्ति है, इसको पांचवी सारणी जातीय उपजातीय, क्या नाम है? जातीय उपजातीय एवं राष्ट्रीय समूह, जातीय उपजातीय और राष्ट्रीय समूह में जोड़ दिया गया। तो ये सातवीं सारणी पांचवी में जोड़ दी, तो बाद में 22वें और 23वें में कितनी सारणियां बची है? 6 सारणियां बची है। तो ये कौन सी पूछ रहा है आपको? तीसरी पूछ रहा है। तो मैंने क्या बताया, ये तो हो गई मानक उप विभाजन, ये भौगोलिक क्षेत्र, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक व्यक्ति, और तीसरी कौन सी हो गई? साहित्य उप विभाजन, और चौथी कौन सी थी? भाषा विभाजन। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसका चौथी का क्या आंसर हो जाएगा? तीसरी का साहित्य उप विभाजन हो जाएगा, साहित्य उप विभाजन हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई अपने मानक उप विभाजन पहली। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है क्या? पहली हो गई। और दूसरी मैंने आपको बता दी भौगोलिक क्षेत्र, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक व्यक्ति। तीसरी कौन सी हो जाएगी? साहित्य उप विभाजन। चौथी कौन सी हो जाएगी? भाषा विभाजन। पांचवी कौन सी हो जाएगी? जातीय उपजातीय राष्ट्रीय समूह। और ये कौन सी हो गई? छठी भाषाएं। और सातवीं कौन सी होगी? व्यक्तियों के समूह या व्यक्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डीडीसी में प्रजातीय मानववंशीय राष्ट्रीय समूह की तालिका संख्या क्या है? डीडीसी में प्रजातीय मानववंशीय और राष्ट्रीय समूह, अभी मैंने बताया जातीय उपजातीय, इसको उपजातीय भी बोलते हैं या मानववंशीय बोल दो, या राष्ट्रीय समूह। जातीय उपजातीय और राष्ट्रीय समूह, जातीय उपजातीय और राष्ट्रीय समूह की तालिका संख्या क्या है? तो अभी आपने देखा कि ये कौन सी थी? पांचवी थी। अब आपको कोई सा भी पूछ ले, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, या कौन से संस्करण में कितनी सारणियां थी? सारणियां 18वें से 21वें में 7 सारणियां, 14वें से 17वें में 4 सारणियां, 22वें 23वें में 6 सारणियां, सातवीं सारणी को पांचवी सारणी में जोड़ दिया गया। कौन से संस्करण में जोड़ दिया गया? 22वें संस्करण में जोड़ दिया गया। तो 22वें संस्करण में कितनी बची? 6 बची। 23वें में कितनी बची? 6 बची। अरे कर सकते हो ना। वर्तमान में कितनी है? 6। अधिकतम सारणियां कितनी रही है डीडीसी में? 7 रही है। ये सारे सवालों के जवाब अब आप आराम से दे सकते हो। चलिए, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? कौन सी सारणी पूछ ली? राष्ट्रीय समूह वाली। तो राष्ट्रीय समूह वाली कौन सी है भैया? पांचवी है। कौन सी है? पांचवी है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द्विदशमलव वर्गीकरण डीडीसी के किस संस्करण से उसके लेखक के नाम को आख्या में सम्मिलित किया गया? लेखक के नाम को आख्या में सम्मिलित किया गया। इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि लेखक के नाम को आख्या में कौन से संस्करण में सम्मिलित किया गया। तो भैया याद करके चलना, 15वें संस्करण में किया गया। एक क्वेश्चन इसके साथ आपको मैं पहले करवा चुका हूं, लेकिन वो भी आपको ध्यान रखना है कि लेखक का नाम प्रथम पृष्ठ पर के बजाय प्रथम पृष्ठ के पश्चिम पृष्ठ से लिया गया। तो ऐसा वाला कौन सा था संस्करण? था पहला संस्करण था। चलिए, ये याद हो जाएगा। डीडीसी के किस संस्करण से लेखक के नाम को आख्या में सम्मिलित किया गया है? लेखक के नाम को आख्या में कौन से संस्करण में? 15वें संस्करण में किया गया भैया। चलिए, द्विदशमलव वर्गीकरण के वर्गांक 020, 201, 442, 515 आदि किस प्रकार के अंकन के उदाहरण है? तो देखो, अंकन दो प्रकार के होते हैं, प्योर और मिक्स। प्योर नोटेशन और मिक्स नोटेशन। शुद्ध अंकन और मिश्रित अंकन। शुद्ध अंकन और मिश्रित अंकन। तो शुद्ध अंकन में क्या है? जिसमें केवल, मैं केवल शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, या तो केवल इंडो अरेबिक नंबर्स का प्रयोग किया जाए या केवल अल्फाबेट का प्रयोग किया जाए। अगर इन दोनों को सेपरेट रूप से प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? प्योर नोटेशन, शुद्ध अंकन। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, दोनों इंडो अरेबिक नंबर और अल्फाबेटिकल नंबर, इन दोनों को मिक्स रूप से मिलाकर प्रयोग करें, तो ये कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? मिक्स नोटेशन, मिश्रित अंकन। तो ये आपको ध्यान रखो। यहाँ पे क्या है? केवल इंडो अरेबिक नंबर से, केवल इंडो अरेबिक नंबर से, तो कौन सा है? मिश्रित, मिक्स्ड। कौन सा हो जाएगा? मिश्रित। अगर मैं ये ऐसे लिख देता, A020 लिख देता, जैसे A020, तो A020 में क्या हो गया? अल्फाबेट भी हो गए और इंडो अरेबिक नंबर भी हो गए। तो ये कौन सा हो जाता भैया? ये कौन, सॉरी, ये देखो, ये नहीं होगा। इसमें केवल इंडो अरेबिक का प्रयोग किया गया, तो शुद्ध हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? मिक्स्ड हो जाता। क्या हो जाता? मिक्स हो जाता। अरे समझ में आया? या फिर मैं केवल ए लिखता, तो ये क्या हो जाता? प्योर हो जाता। 020 केवल लिख देता तो क्या हो जाता? प्रयोग हो जाता। इन दोनों को मिला के लिख दिया
तो क्या हो जाएगा मिक्स। मिक्स में और भी चीजें प्रयोग की जाती है, जैसे चिन्हों का भी बहुत से चिन्ह भी आ जाएंगे, सारी चीजें आ जाएगी। तो इस चीज समझ में आ गई होगी आपको। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द्वितीय दशमलव वर्गीकरण में प्रयुक्त इंडेक्स कैसा होता है? इंडेक्स डीडीसी में प्रयुक्त इंडेक्स कैसा होगा? जो इंडेक्स है डीडीसी का, ये कैसा होता है भैया? डीडीसी का इंडेक्स कैसा होगा बताइए। अभी अपन ने चर्चा की है थोड़ी देर पहले कि इंडेक्स कैसा होगा। ये ऐसे ही क्वेश्चन घूम घूम के क्वेश्चन बनाएंगे, इसलिए आपको करवाने ताकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन परीक्षा में आ जाए, आपका वो क्वेश्चन मैजिक लाइब्रेरी के बोर्ड पे किया हुआ होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन ही नहीं बचे जो आपने यहाँ पे नहीं किया। ठीक है, लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनाने के प्रयास किए गए। द्वितीय दशमलव वर्गीकरण में प्रयुक्त इंडेक्स कैसा होता है? कैसा होता है भैया इंडेक्स? शुद्ध होता है, मिश्रित होता है, सापेक्षित होता है, विषय अनुक्रमणिका होती है। ये तो नोटेशन है। शुद्ध और मिश्रित तो क्या है? नोटेशन है, ये नहीं होंगे। विषय अनुक्रमणिका सब्जेक्ट इंडेक्स नहीं है, क्या है? सापेक्ष इंडेक्स है भैया। और मैंने आपको बताया है ये चार खंड है, तो चार खंड में ये कैप के ऊपर क्या है? रिलेटिव इंडेक्स है। क्या है? रिलेटिव इंडेक्स है। अभी मैंने बताया 12 प्रकार के इसके लिए पैटर्न तैयार किए गए हैं, पहले दूसरे तीसरे संस्करण तक पहुंचने की कुंजी है। और ये वास्तव में कर क्या? रिलेटिव इंडेक्स विषयों के पक्षों के मध्य संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, जिससे हम क्या कर पाते हैं? जिससे हम सामग्री तक सुलभ पहुंच उपलब्ध करवा पाते हैं। चलिए, द्वितीय दशमलव वर्गीकरण के अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? डीडीसी के अब तक कितने संस्करण? अभी हमने चर्चा की कितने संस्करण आ गए? 23 संस्करण आ गए। किस किस वर्ष आए वो अपने को अपन ने अभी देखा है। किस किस वर्ष आए वो अपन ने देखा है। तो कौन कौन से थे बताइए, एक बार ओरली बोल के देखिए। ओरली बोल के देखिए। अरे कर लोगे क्या? 76, 85, 88, 91, 94, 99, 11, 1911, 13, 15 और 19, 22, 1922, 1927, 1932, 1942, 1951 और 52, 1958, 1958 के बाद में हो जाएगा 1965, 1971, 1979, 1989, 1996, 2003, 2011, ऐसे करके कितने हो गए? तो टोटल 23 हो गए भैया। कितने हो गए? 23 हो गए। अरे समझ में आ रहा है क्या? साथ में चलो आपको एक चीज और बताता हूँ कि 1 से लेके जो 15 है, 1 से लेकर 15 है, मतलब ये तो कौन सा हो गया? 1876 वाला। और 15वां कौन सा हो गया? 1951 और रिप्रिंट आ गया 1952। ठीक है, 51 और 52, इतना समझ में आया? चलिए, फिर ये जो 1 से 15 है ये कितने हैं? जो 1 से 15 है ना, ये है भैया एक खंड में है। अब देखो 16 और 17 ये कितने खंड में है? 2 खंड में है। इनका 2 खंडों में प्रकाशन हुआ है। 18 और 19 का 3 खंडों में प्रकाशन हुआ है। और 20 से लेकर 23 तक 4 खंडों में प्रकाशन हुआ है। कर लोगे ना आप अभी? अब आपसे कोई पूछ ले कि पहला डीडीसी का तीसरा संस्करण है, डीडीसी का तीसरा संस्करण है, वो कितने खंडों में हुआ है? तो एक खंडों में। पांचवा एक खंड में। छठा एक खंड में। सातवां एक खंड में। चौदहवा एक खंड में। 15वां एक खंड में। आपसे पूछे 16वां 2 खंड में। 17वां 2 खंड में। 18वां 3 खंड में। 19वां 3 खंड में। 20वां 4 खंड में। 22वां 4 खंड में। 23वां 4 खंड में। अरे कर लोगे ना? बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द्वितीय दशमलव वर्गीकरण में राजनीति शास्त्र को किस वर्गांक द्वारा दर्शाया गया है? राजनीति शास्त्र मतलब पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस को किस के मेन क्लास द्वारा, सॉरी मेन क्लास नहीं, किस वर्गांक द्वारा दर्शाया गया? मेन क्लास में राजनीतिक शास्त्र। अगर राजनीति शास्त्र को डीडीसी में मेन क्लास में स्थान प्रदान नहीं किया गया, इतनी बात ध्यान रखनी है। इसको सब डिवीजन में स्थान दिया गया है, डिवीजन में स्थान दिया गया है। चलो, तो जैसे मैं आपको बताऊं कि डीडीसी में कितने मेन क्लास है? 10 मेन क्लास है। जैसे कितने मेन क्लास हो गए? 10 मेन क्लास हो गए। अब ये 10 मेन क्लास मैंने आपको लिखे हैं,
ये तो हो गए मेन क्लास। अब यहाँ पे 300, ये जो राजनीति शास्त्र का कितना होता है, देखो सीधा बता देता हूँ एक बार, 320 होता है। जैसे 10 मेन क्लास तो आपको याद ही होंगे। जर्नलिटीज, क्या हो गया, जर्नलिटीज, फिलोसॉफी एंड साइकोलॉजी, रिलीजन, सोशल सोशल साइंस, क्या हो गया, लैंग्वेज हो गया, नेचुरल साइंस, टेक्नोलॉजी, दी आर्ट, ठीक है, लिटरेचर, और यहाँ पे क्या हो गया, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। ये इतना आपको पता है, मेन मेन तो आपको पता है, 10 मेन क्लास तो मैंने आपको पहले भी बता दिए। अब ये क्या है, जैसे राजनीति शास्त्र है तो सोशल साइंस का भाग है ना राजनीति शास्त्र, तो इसको यहाँ पे स्थान दिया। इनको आगे कैसे बांट दिया अब हमने, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380 और 390। अरे समझ में आया? तो आगे भी इनको 10 भागों में बांट दिया अपन ने। अरे समझ में आया? ठीक है, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, पहले तो कितने हो गए, 10। इससे आगे के डिवीजन जो होंगे तो सब के 10-10 और हो जाएंगे, तो इससे आगे वाले में कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। इससे अगर इनको भी मैं बांट दूं आगे, लेकिन इनको बांटने की एक शर्त है भैया कि 3 अक्षर हो गए तो वापिस डॉट लगेगा। क्या हो गया, डॉट लगेगा। ये हालांकि ये बंट सकते हैं, जैसे इनको हो जाएगा 311, 312, 313, ऐसे करके ये बढ़ जाएंगे। तो फिर इनके भी 10-10 हो गए, तो ये हर के 100-100 हो गए, तो अगले में कितने हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे। ऐसे इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ये तो क्या हो गए मेन क्लास, ये समरी होती है, ये समरी होती है। पहली समरी में 10, दूसरी समरी में 100 और तीसरी समरी में 1000। ठीक है, 1000 वर्ग होंगे। समझ में आ रहा है? तो ये इसमें जो राजनीति शास्त्र का स्थान है, ये इस जगह दिया गया है डीडीसी में। समझ में आ गया होगा आपको? इसलिए मैं स्थिति बता रहा हूँ, बाकी आपको 100 तो याद करना है। इसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। ये 100 तो कम से कम याद करना है आपको। 10 तो मैंने आपको क्लास में याद करवा दिए थे, 100 याद करने, और इसकी अलग से भी क्लास ले लेंगे, क्योंकि इसमें से एक सवाल तो आना ही आना है परीक्षा। ठीक है, आपको एक मेन क्लास पूछेंगे, एक क्लास पूछेंगे। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए, द्विदशमलव वर्गीकरण डीडीसी के किस संस्करण को मानक संस्करण कहते हैं? डीडीसी के किस संस्करण को मानक संस्करण कहते हैं भैया? डीडीसी के 15वें संस्करण को मानक संस्करण कहते हैं। इसको पूर्ण संशोधित संस्करण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संशोधित संस्करण भी कहते हैं। पूर्ण संशोधित संस्करण पहली चीज तो, इसको क्या कह देंगे, 15वें संस्करण को पूर्ण संशोधित संस्करण कहेंगे, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज, इसको जो 15वें संस्करण को मानक संस्करण क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ इस संस्करण में स्टैंडर्ड सब डिवीजन शब्द को काम में लिया गया था। कौन से शब्द को? स्टैंडर्ड सब डिवीजन शब्द को काम में लिया गया था। इसलिए इसको क्या आप यहाँ पे क्या कह दिया, यहाँ पे क्या कह दिया, इसको स्टैंडर्ड सब डिवीजन को प्रयोग करने से 15वें संस्करण को क्या कह दिया, मानक संस्करण कह दिया। क्या कह दिया? मानक संस्करण कह दिया भैया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये पूर्ण संशोधित संस्करण भी है, इतना ध्यान रखना है। इससे पहले इसको फॉर्म डिवीजन, फॉर्म सब डिवीजन, ऑक्सिलरी फॉर्म सब डिवीजन, ये शब्द शब्द काम में लिए, सारे शब्द काम में लिए जाते थे। बाद में 15वें संस्करण में आके इसको क्या कह दिया, स्टैंडर्ड सब डिवीजन। तो साथ में आपके एक क्वेश्चन और तैयार हो गया कि पूर्ण संशोधित संस्करण कौन सा है, 15वां संस्करण है। मानक संस्करण कौन सा है, 15वां संस्करण है। आपसे कोई पूछ ले कि स्टैंडर्ड सब डिवीजन कौन से संस्करण में आया है, तो कौन से में आया है, 15वें में आया है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। दशमलव वर्गीकरण, दशमलव वर्गीकरण पद्धति के 20वें संस्करण जो 1993 में सीडी रोम या इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में प्रकाशित हुआ है, की व्याख्या बताइए। सीडी रोम या इलेक्ट्रॉनिक वर्जन के रूप में प्रकाशित हुआ है, की व्याख्या बताइए। चलिए बताइए। इलेक्ट्रॉनिक वर्जन के रूप में प्रकाशित हुआ। चलिए देखिए, 1993 में सीडी रोम या इलेक्ट्रॉनिक वर्जन, देखो ये जो संस्करण है इसको क्या बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डीवी बोलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक
ड्यूई बोलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक संस्करण क्या हो जाएगा भैया, इलेक्ट्रॉनिक ड्यूई हो जाएगा। और ये कौन सा संस्करण की बात कर रहा है, 20वां संस्करण की बात कर रहा है। समझ में आ रहा है, 20वें संस्करण को क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रॉनिक ड्यूई। अब देखो 21वां संस्करण है, 19वां संस्करण है। 19वां संस्करण कंप्यूटर फोटो कंपोजिशन विधि से, कंप्यूटर फोटो कंपोजिशन विधि, कंप्यूटर फोटो कंपोजिशन विधि से तैयार किया गया। 19वां संस्करण का पूछ ले तो कंप्यूटर फोटो कंपोजिशन विधि से कौन से संस्करण को तैयार किया गया, 19वें संस्करण को। 20वें संस्करण को इलेक्ट्रॉनिक वर्जन कहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक ड्यूई कह दिया। अरे समझ में आ रहा है क्या। और जो विंडो बेस्ड वर्जन पूछ ले, विंडो बेस्ड वर्जन, विंडो बेस्ड वर्जन कौन सा हो जाएगा, विंडो बेस्ड वर्जन 21वां संस्करण हो जाएगा। 22वां संस्करण वेब ड्यूई संस्करण, वेब ड्यूई एडिशन। और 23वां क्या हो जाएगा, वेब 2.0, वेब डीवी 2.0। अरे सब आ जाए, ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। मैं आपने एक क्वेश्चन ये वाला है तो इसमें आप देख लो कि 20वां एडिशन कौन सा हो गया, 20वां एडिशन कौन सा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डी हो गया। कौन सा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डी। अब 19वां पूछ ले, कंप्यूटर फोटो कंपोजिशन विधि से कौन सा तैयार किया है, 19वां। इलेक्ट्रॉनिक ड्यूई 20वां, विंडो बेस्ड वर्जन 21वां, और वेब ड्यूई कौन सा, 22वां, वेब 2.0 ड्यूई कौन सा हो जाएगा, 23। सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ड्यूई दशमलव वर्गीकरण के 21वें संस्करण के खंड 2 के प्रारंभ में कितने संक्षेपक दिए गए हैं। खंड 2 है, इसके स्टार्ट में कितने संक्षेपक दिए गए हैं, खंड 2 के प्रारंभ में आपको कितने संक्षेपक दिए गए हैं, ये चीज पूछ रहा है खंड 2 के प्रारंभ में। अब देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो डीडीसी है ना, डीडीसी, डीडीसी 23वें एडिशन की बात करता हूं मैं। 23वें एडिशन में कितने खंड है, 4 खंड है। ये क्या बोल रहा है कि 23वें खंड संस्करण के खंड 2, 23वें संस्करण के खंड 2 की बात कर रहा है कि इसके प्रारंभ में कितने संक्षेपक दिए। अभी मैंने आपको समरी पढ़ाई, समरी क्या होती है, अरे समरी क्या होती है कि स्टार्टिंग में कितने हैं, शुरू में कितने थे, 10 भागों में बांटा मेन क्लास को, फिर इनको विभाजित किया, प्रत्येक को 10-10, प्रत्येक को 10 में विभाजित, प्रत्येक को 10 में विभाजित कर दोगे, 10 10 थे शुरुआत में। मेन क्लास कितने थे, मेन क्लास कितने थे, 10 थे। प्रत्येक को 10-10 में विभाजित कर दिया तो यहाँ कितने बन गए, फिर 100 बन गए। और फिर 100 को भी हमने क्या कर दिया, 10-10 में विभाजित कर दिया तो कितने बन जाएंगे, 1000 बन जाएंगे भैया। तो पहली समरी मेन क्लास, इसको बोल देंगे डिवीजन, और इनको क्या बोल देंगे, सेक्शन, सेक्शन। अरे समझ में आया क्या। तो ये तो हो गए मेन क्लास, ये हो गए डिवीजन, ये सेक्शन। ये पहली समरी, ये दूसरी समरी, और ये तीसरी समरी। तो ये समरी अवस्थित कहाँ है, ये समरी कहाँ अवस्थित है, यहाँ पे अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, यहाँ पे अवस्थित है। अब आपको एक चीज बताऊंगा मैं, इसका ध्यान रखना है। 19वें संस्करण तक, 19वें संस्करण तक ये जो समरी थी ये कौन से खंड में थी, पहले खंड में, पहले खंड के अंत में। फिर 20वें से, जब से डीडीसी के 4 खंडों में प्रकाशन होना शुरू हुआ है, 21वें 20वें से 23वें संस्करण तक जो कितने खंड हो गए, 4 खंड थे। इन 4 खंडों में, इन 4 खंडों में 20वें से 23वें संस्करण तक जो डीडीसी में जो समरी है वो कहाँ मिलेगी, दूसरे सेकंड खंड के प्रारंभ में, सेकंड के प्रारंभ में। मतलब समरी की बात बता दी मैंने आपको, समरी डीडीसी में कितनी समरी है, 3 समरी है, पहली चीज तो ये। और वो समरियां क्या है, इस पहली समरी को मेन क्लास, दूसरी को डिवीजन, तीसरी को सेक्शन के रूप में जानते हैं। अरे इतना समझ में आया, पहली को मेन क्लास, दूसरी को डिवीजन और तीसरे को सेक्शन के रूप में जानेंगे। 19वें संस्करण तक एक खंड में और
बाद में देखें तो 20वें से 23वें तक कितने खंडों में हो जाएगा, 4 खंडों में। 4 खंडों में प्रकाशन होता था, उनमें 4 खंडों में जब से प्रकाशन हुआ है तो समरी कहाँ आ गई, सेकंड के प्रारंभ में। पहले कहाँ थी, 19वें संस्करण तक 3 खंड थे, तो कहाँ थी, पहले खंड के अंत में। अरे इतना समझ में आ रहा है क्या, इतना समझ में आ रहा है? तो ये चीज आपको देखनी है। तो खंड 2 के प्रारंभ में कितने संक्षेपक है, 3 संक्षेपक, और कौन से हैं, ये वाले हैं। चलिए, द्वि दशमलव डीडीसी के 21वें संस्करण में मानक उपविभाजन सारणी की संख्या क्या है। अभी हमने थोड़ी देर पहले जब सारणियां देखी थी तो कितनी सारणियां थी, 7 सारणियां थी। कितनी सारणियां थी, 7 सारणियां थी। 7 सारणियों में हमने देखा जो पहली सारणी थी वो क्या थी, मानक उपविभाजन। क्या थी, मानक उपविभाजन। दूसरी सारणी का क्या नाम था, भौगोलिक क्षेत्र, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक व्यक्ति। तीसरी सारणी का नाम क्या था, साहित्य उपविभाजन। चौथी सारणी का नाम क्या था, भाषा विभाजन। और पांचवी सारणी का नाम क्या था, जातीय, उपजातीय और राष्ट्रीय समूह। छठी सारणी का नाम क्या हो जाएगा, छठी सारणी का नाम है भाषाएं। और सातवीं सारणी का नाम था क्या था, व्यक्ति था। तो ये कौन सा क्या पूछ रहा है, मानक उपविभाजन सारणी की संख्या कौन सी थी। तो 21वें संस्करण की बात पूछ रहा है। तो पहली चीज तो अगर वो ये पूछ ले 21वें संस्करण में सारणियां कितनी थी, तो कितनी थी, 7 सारणियां थी। अरे पता है ना आपको, 22वें और 23वें संस्करण में कितनी होगी, 6 सारणियां हो गई। अरे कर लोगे ना आप। अभी अपन ने पीछे ही देखा है सारी चीजें। उपविभाजन सारणी की संख्या क्या है, तो क्या हो जाएगी, सारणी 1 हो जाएगी भैया। चलिए, द्वि दशमलव वर्गीकरण 21वां संस्करण में सामान्य एकल का समानार्थी पद बताइए। सामान्य एकल का समानार्थी पद बताइए। अब जो डीडीसी में जो सामान्य एकल, जैसे सीसी में जो सामान्य एकल काम में लिए जाते थे, उनकी जगह डीडीसी में क्या काम में लिया जा रहा है, उनकी जगह डीडीसी में स्टैंडर्ड सब डिवीजन काम में लिया जा रहा है। क्या काम में लिया जा रहा है, स्टैंडर्ड सब डिवीजन काम में लिया जा रहा है। अच्छा, स्टैंडर्ड सब डिवीजन जो काम में लिया जा रहा है वास्तव में है क्या, ये कौन से संस्करण में आया, तो 15वें संस्करण में आया। 15वें संस्करण में स्टैंडर्ड सब डिवीजन के आने से इसको क्या कह दिया, मानक संस्करण कह दिया। मानक संस्करण कह दिया। मानक संस्करण कह दिया, क्यों कह दिया, क्योंकि ये पूर्ण संशोधित संस्करण था। क्या था, पूर्ण संशोधित संस्करण था। इतना आपको पता हो गया। इससे पहले इसको और क्या कहते थे, स्टैंडर्ड सब डिवीजन तो 15वें में आया है। इससे पहले जो सामान्य एकल है इनको क्या कहते थे, अरे बताइए भैया क्या कहते थे इससे पहले इनको, इससे पहले इनको कहते थे फॉर्म सब डिवीजन। क्या कहते थे, फॉर्म सब डिवीजन। क्या कहते थे, फॉर्म सब डिवीजन। और दूसरे संस्करण से इसको क्या कह दिया गया, फॉर्म डिवीजन। क्या कह दिया गया, फॉर्म डिवीजन। फिर बाद में 13वें में सारणियां और सहायक अनुसूचियां जोड़ गई, जिसके बाद में इसको क्या कह दिया गया, फॉर्म सब डिवीजन। और 15वें में इसको क्या कह दिया, स्टैंडर्ड सब डिवीजन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द्वि दशमलव वर्गीकरण का 21वां संस्करण कितने खंडों में है, 21वां संस्करण कितने खंडों में। तो ये मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी थी कि पहले से 15 तक कितने खंडों में, एक खंड में। 16 और 17 दो खंड में। 18 और 19 तीन खंड में। 20 से लेके 23 चार खंड में। इतना समझ में आया होगा आपको। तो ये अब आप कोई सा भी बता सकते हो, कोई सा भी, 21वां पूछे, पहला पूछे, 10वां पूछे, 15वां पूछे, 20वां पूछे या 23वां पूछे। तो ये कौन सा पूछ रहा है, 21वां पूछ रहा है भैया। तो 21वां देखो कहाँ है, 20, 21, 20, 21, 22 और 23। 22 और 23, ये तो इसमें क्या पूछ रहा है, 21वां पूछ रहा है। तो 21वें में कितने खंड है भैया, 4 खंड। इसमें क्या हो जाएगा, 4 खंड हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से द्वि दशमलव वर्गीकरण संस्करण 21 में चौथी और छठी सारणी का नाम बताइए। चौथी और छठी सारणी का नाम बताइए। देखिए, पहली सारणी का नाम था मानक उपविभाजन। दूसरी सारणी का नाम क्या था, भौगोलिक क्षेत्र, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक व्यक्ति। और तीसरी सारणी का नाम क्या था, तीसरी सारणी का नाम साहित्य उपविभाजन। चौथी सारणी का नाम भाषा विभाजन या भाषा उपविभाजन। ये आ गया, देखो चौथी सारणी को पूछी अपने को। चौथी सारणी कौन सी है, भाषा उपविभाजन। भाषा विभाजन ये रहा, भाषा उपविभाजन। पांचवी सारणी का नाम क्या था, जातीय, उपजातीय और राष्ट्रीय समूह। जातीय, उपजातीय और राष्ट्रीय समूह, ये आपको पता हो गया। फिर छठी सारणी का नाम क्या था, छठी सारणी का नाम भाषाएं था। क्या था, भाषाएं। और सातवीं का नाम क्या था, व्यक्ति था। इतना आपको पता है। तो अपने को कौन सा पूछा है, चौथी, जिस जो क्या था, भाषा उपविभाजन। और छठी था भाषा, भाषाएं। तो ये रहा भाषाएं। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा भैया,
सी आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। चलिए, हमने कोशिश की है कि हम केवल आपको ऑब्जेक्टिव ही नहीं करवाएं, ऑब्जेक्टिव के साथ में आपको थ्योरी समझा दी जाए। हम हमारा जो पैटर्न रख रहे हैं वो पैटर्न ऐसा रख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्टिव आपके सामने लेके आते हैं, जो एमसीक्यू आपके सामने लेके आते हैं, उस एमसीक्यू को निचोड़ कर उसका उसमें जो भी अन्य क्वेश्चन भी उस तरीके के बनते हैं वो सारी जानकारी हम आपको एक ही जगह पे देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्लास को पूरी क्लास को ध्यान से देखिए, ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश कीजिए कि हम जो आपको मैटर बोर्ड पे करवा रहे हैं उस मैटर को आप कंठस्थ करके ही क्लास को छोड़े। अगर आप इस तरीके से परीक्षा तक चलते रहेंगे तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन लाइब्रेरियन भर्ती के लिए होगा। चलिए, आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। जय श्री राम।